क्वेश्चन किया गया है, विल यू प्लीज डिफाइन द मॉडर्न पैरामीटर्स टू एवेल्युएट द क्वालिटी एजुकेशन अमंग द स्टूडेंट्स। देखिए, डिफाइन द मॉडर्न पैरामीटर टू एवेल्युएट द क्वालिटी एजुकेशन अमंग द स्टूडेंट्स। इसमें ऐसे मॉडर्न पैरामीटर या ओल्ड पैरामीटर नहीं है। आपने अपने बच्चों को 3 एस्पेक्ट्स में, जो कल मैं बताया था, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इस डोमेन में आपने किस तरह की तालीम दी है, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या दिया है आपने, तो उसके पैरामीटर उसी तरीके से चेक करना है। जैसा उसके पैरामीटर ये हो सकता है, अगर आप अफेक्टिव डोमेन को या इमोशनल एस्पेक्ट को बच्चे के चेक करना चाह रहे हैं तो आप उसका एटीट्यूड, इंटरेस्ट का टेस्ट लीजिए। इंटरेस्ट इन्वेंट्री आती है लेकिन वो कैसा हो गया कि सब साइकोलॉजिकल टेस्ट बन के रह गए। वो हमारे स्कूलों में इस्तेमाल ही नहीं करते हम। बच्चे का इंटरेस्ट ही हम बताते नहीं हैं। तो ये इस तरह के टेस्ट है ना। तो हाँ, रैंक आ रहा है, समझे। अच्छा कॉलेज है, अच्छा स्कूल है, अच्छा कोर्स है, उसमें वो क्वालिफाई होता है या नहीं होता, ये एक ही पैरामीटर पेरेंट्स के पास भी है, सोसाइटी के पास, मतलब कॉमन माशरे के पास। या फिर दूसरा है कि भाई मैक्सिमम स्कोरिंग कर रहा है नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, अब मेरी क्वालिटी एजुकेशन, मेरी टीचिंग का परफॉर्मेंस अगर निकालना है तो आपके पास क्या पैरामीटर है? सिर्फ ये देखते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में बच्चे ने कितना नंबर है। तो देखिए, ये तो कैसा हो गया, ये तो नॉलेज एस्पेक्ट हो गया ना। जैसा आपके बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर से तो सिर्फ बायोलॉजी के मार्क्स देखेंगे, लेकिन बच्चे में अखलाकी तब्दीलियां क्या क्या आई है, क्या बेहतर हुई है, तो ये उसके लिए इंग्लिश के टीचर है, हिस्ट्री के टीचर है, उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई है, और पूरा माशरा जो है, पूरा स्कूल जो है, ये भी तो उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है ना। जैसा देखिए, बिल्कुल अपन थोड़ा फेयर हो जाना इसमें कि यानी रियलिस्टिक अप्रोच होना अपनी, कि अभी 11-12 में बच्चे कंसंट्रेट करते हैं मेडिकल की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ। अब उसमें हमारे पास 5 टीचर रहते हैं, एक बायोलॉजी के 2 टीचर रहते हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, और इंग्लिश का 1 टीचर रहता है। इस तरह 6 टीचर। अब वो जो पढ़ा रहे हैं वो तो नॉलेज एक्सपेक्ट यानी कॉग्निटिव डोमेन को भी डेवलप करने के लिए पढ़ा रहे हैं। उसमें ही वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह होगा, बच्चा एनालिसिस करना जानता है नहीं, बच्चा सिंथेसिस करना जानता है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो हम उस एरिया को डेवलप करना चाहेंगे। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं अपने फिजिक्स के सब्जेक्ट में बच्चे के मार्क्स को ज़्यादा करना चाहूँगा, लेकिन मैं फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते उसको ये भी तो बता सकता हूँ कि भाई ये जो भी है, जो भी नेचुरल फेनामेना जो हो रहा है, फिजिक्स बोले तो नेचुरल फेनामेना की स्टडी होती है, तो ये नेचुरल फेनामेना कहाँ से आता है, किस तरह होता है, कौन करने वाला है इसका। यानी आप थोड़ा इस्लामियात की तरफ जा रहे हैं, उसको खुदा के वजूद का पर बावर करा रहे हैं कि भाई करने वाली ज़ात खुदा की है। ये चीज़ें इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यूज़ एंड रिलीजन इज इनकलकेटेड, इट इज़ नॉट टॉट। इसको सिखाया नहीं जाता, इसको इनकलकेट किया जाता है। तो आप इस तरीके की टीचिंग कीजिए कि जिसमें, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो नर्चर होता है, जो चीज़ें डेवलप होती है, जो भी सिस्टम है आपके बायोलॉजिकल सिस्टम जो रहते बॉडी के, प्लांट के या ह्यूमन बॉडी के, जैसा आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरह हो रही है। ये सब एज ए होल इसको जब देखेंगे आप तो इसको पता चलेगा कि भाई वो बीमार हो गया, उसके पैंक्रियाज में क्या डिफेक्ट था, वो बीमार हो गया, उसके किडनी में स्टोन हो गया। तो ये कहाँ से होते हैं, ये किस तरह होते हैं, बॉडी केमिस्ट्री क्या रहती है। बॉडी केमिस्ट्री की वजह से हम
बीमार भी होते हैं, हम ताकतवर भी होते हैं, और ये हमको किस तरह लीड कर रही है, मीन्स हम ये यकीन कर लें कि एक ज़ात है जो सब हम पर नज़र रखे हुए है, जो हमारे अंदर भी और बाहर भी ये हमारे सिस्टम को चलाने के लिए उसने ऑर्डर दिया है, वो उस तरह चला रही है। उसमें कुछ खामियां आ जाती हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में, तो चीज़ें वो बीमारी की शक्ल में होती है, लेकिन इसका इलाज भी हमको बताया गया है। इस तरह आप ये चीज़ों को बता के इस्लामियात की तरफ ले जा सकते हैं, बच्चों के अखलाक की तरफ लेकर जा सकते हैं। अखलाकी तालीम, यानी भाई अखलाकी तालीम सिर्फ वो मौलवी हजरात का काम है, जो दीनियात पढ़ा रहे हैं उनका काम है, ऐसा नहीं है। आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए भी उनको एग्जैक्टनेस बता सकते हैं कि खुदा ने किस तरह इतने मिनट में सूरज की रोशनी यहाँ पहुँच जाती है। ये इससे हमको पता चलता है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट, हमको साउंड की स्पीड कितनी होती है। ये सब बताते बताते आप जो नेचुरल फेनामेना है, जो फिज़िकल फेनामेना है, ये बताते हुए आप उनको खुदा के वजूद की तरफ लेके जा सकते हैं और उनके अखलाक को बेहतर कर सकते हैं। वो ये समझें, आज के बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी ये तालीम और इस्लामियात अलग अलग हैं, बल्कि ये तालीम जो है सभी एक होती है। खुदा के वजूद को समझने के लिए ये तालीम है, हम लेकिन उसमें वो शेड्स नहीं देते हैं। वो शेड देने की ज़रूरत है। वो ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप ये यानी एडजस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगर डाले आपने, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैंने पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव्स जिनके बारे में जिक्र किया था कि 4 पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जिसमें एक इंटरेस्ट है, एक एटीट्यूड है, एक एप्रिसिएशन है, एक एडजस्टमेंट है। ये एप्रिसिएशन यानी हमारी बॉडी, हम कोई सिस्टम पढ़ा रहे हैं, जैसे बायोलॉजी में जूलॉजी में पढ़ा रहे हैं आप कि कोई एक सिस्टम ले लीजिए, उसको पढ़ा रहे हैं आप, तो उसको पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या शान है, किस तरह सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है। इसको समझाते समझाते हम खुदा की ज़ात की तरफ लेकर जाते हैं कि भाई अब देखिए, ये इन्होंने एक सवाल ये किया है, फिजिक्स इज ए नेचुरल फेनोमेना, हाउ प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, फिजिक्स जो है ये फेनोमेना नहीं है, ये नेचुरल फेनोमेना की स्टडीज़ है। अगर ये फिजिक्स के टीचर इस तरह का सवाल कर रहे हैं तो सॉरी टू से दैट फिजिक्स इज नॉट द नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना, टू स्टडी द नेचुरल फेनोमेना इज द फिजिक्स। बारिश हो रही है, सूरज निकल रहा है, सर्कुलर मोशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नेचुरल फेनोमेना है। इसकी स्टडी करने को फिजिक्स कहते हैं। तो मेरा ख्याल ये सवाल का जवाब यहीं ख़त्म होता है। ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है कि डिफाइन द मॉडर्न पैरामीटर ऑफ टू एवेल्युएट द क्वालिटी एजुकेशन अमंग द स्टूडेंट्स। तो आप देखिए, मैं जैसा बता रहा हूँ मैं उसको बराबर बता भी पा रहा हूँ कि नहीं, आप समझ में आया आपके? नहीं, ऐसा कैसा होगा? उसके ऊपर तो डिपेंड हो रहा है। मेरे मजमा कुल्लूम के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को माशरा किस पे जज कर रहा, तो फेनोमेना क्या है वही मुझे बताइए। देखिए, माशरा जज कर रहा है इस पर, तो ये माशरे को किसने बनाया? वो यहाँ बहस नहीं है। अरे किसने बनाया वो बहस नहीं है। भाई देखिए, अगर आप पहले के पहले ये करते थे कि मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर वेदर हियर इज ए क्वालिटी एजुकेशन एग्जिस्ट और नॉट, ये अगर बाहर की सोसाइटी को जज करना है तो वो क्या पैरामीटर है सर, ये 2 बता दीजिए बस। पैरामीटर तो ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से चेक करिए। कौन देख रहा सर? अरे तो वो देखना है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। देख रहे नहीं ना आप, ना बना रहे उसको। उसका एक्सप्लेन मैं अगर बायोलॉजी पढ़ाया, मैं अगर बायोलॉजी पढ़ाते वक्त मुझे ये बताया कि भाई व्हाट इज द सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल में अल्लाह ताला ने किस किस्म का निज़ाम रखा, ये मैं बच्चों को बहुत पढ़ा। अब मुझे ये बताइए, मेरे बच्चे का कौन सा पेरेंट्स या ये जज करने के लिए तैयार है कि मदीना कुल्लूम का टीचर ने मेरे बच्चे को अखलाकियात इंक्लूडिंग साइंस, एक्सक्लूडिंग साइंस पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? ये जज करने का पैरामीटर क्या है?
ये या नहीं करते, इतना ही हमको चाहिए बस। देखिए, ये जो है सवाल बराए सवाल हो रहा है, ये मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इस तरह का पैरामीटर्स और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, फिर वो ऑब्जेक्टिव्स को चेक करने के लिए आप ये कीजिए भाई, अगर सिस्टम आपको ये करना है, अगर आपको ये देखना है कि इसमें किस तरीके से बाहर के लोग हमारे क्वालिटी को देखते हैं, ठीक है ना, तो क्वालिटी को देखने के लिए उनके पास जो क्राइटेरिया आपने दिया है या समाज ने दिया है कि भाई रिजल्ट क्या है, नीट में कितने बच्चे जाते हैं, IIT JEE में कितने बच्चे जाते हैं, तो ये किसने दिया है? समाज ने दिया है। समाज को किसने दिया है? स्कूल ने दिया है। ये जो कंपटीशन का होड़ लगी है, इसमें हमने मकासद को ही भूल गए हैं अपन। मेरा कहने का मतलब ये कि हम मकासद को पकड़ के रखो, मकासद को ध्यान में रखो और उस तरीके से पढ़ाओ। ठीक है, अब कितना हो गया। देखिए, एक और हमारे बहनों की तरफ से एक सवाल आया है। छोटे बच्चों समझाना, बिठाना और इनके जहन के मुताबिक ही इनको बताना पड़ता, ज़्यादा बातें वो जहन नशीन नहीं करते। ठीक है, ये अगर छोटे बच्चों की बात है, समझ लीजिए कि प्री प्राइमरी या प्राइमरी के बच्चों की बात है, तो हमने उनके एज लिमिट के हिसाब से सिलेबस बनाया है गवर्नमेंट ने। वो तो चीज़ें उनको आना चाहिए, उनको समझाना, बिठाना और उनके जहन के मुताबिक ही इनको बताना पड़ता है। तो ये तो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी होगी, तो आप करिए ना ये। लेकिन आपका मकसद क्या है कि वो नॉलेज देना है या अंडरस्टैंडिंग देना है या आपको उसके एप्लीकेशन देना है, क्या देना है ये इस पे। देखिए, आप कैसा है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स समझ में ही नहीं आ रहे हैं शायद, कि ऑब्जेक्टिव्स वो रहते हैं जिसके तरफ आपकी एक्शन जाती है, आपकी एक्शन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाती है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स, तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो है अगर आप डिसाइड कर लें तो फिर उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अब ये जो बच्चे को किस तरह खामोश बिठाना, किस तरह करना है, ये देखिए अभी अजीम साहब का लेक्चर आएगा, तो उसमें क्लासरूम में खुशगवार माहौल किस तरह पैदा किया जा सकता है, उसमें सब ये आ जाएगा। तो मेरा जवाब शायद वो दे देंगे। ये मेरा सवाल मेरे टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, लग रहा है। ये तमाम चीज़ें बताने की जिम्मेदारी सिर्फ प्राइमरी टीचर्स की। हम तो बड़ी जमातों में ये समझाते अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। ये तो काम इनका था, वक्त क्यों बर्बाद करें। देखिए, यहाँ ये भी कह रहे हैं कि आप वक्त ज़्यादा ले रहे हैं सर। तो ये तमाम चीज़ें बताने की जिम्मेदारी सिर्फ प्राइमरी देखिए, हम क्या है, ग्रम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि प्राइमरी से ऐसे आ रहे, क्या करने का है। इसको तो हमने इकराम में बार बार ये किया है कि भाई अब आपके पास जैसे बच्चे हैं आप उनको संभालिए और उनमें वो चीज़ें पैदा कीजिए। आप क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन चाह रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन रखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कीजिए। ये ग्रम्बलिंग से मसला हल नहीं होता। नहीं, ये कहाँ कहा मैंने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, ये कर रहे हैं।